अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट को हम पोजीशन साइजिंग भी कहते हैं और आज हम ये सीखेंगे कि हम पोजीशन साइजिंग कैसे करते हैं या अपनी हर ट्रेड में जो रिस्क होता है, जो रिस्क पर ट्रेड होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट होती है इसमें ये आपको बताती है कि एक ट्रेड में आपको कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मार्केट 10 पिप मूव होती है तो उसमें आपको $100 का प्रॉफिट लॉस होगा या $1000 का प्रॉफिट या लॉस होगा या $10,000 का प्रॉफिट या लॉस होगा। सेम मोमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा ये आपको बताती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट या पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग में जो मेन चीज़ होती है वो होती है लॉट साइज कैलकुलेशन या जितनी नंबर ऑफ़ लॉट्स का हमें सेटअप चाहिए होता है। इसमें हम ये फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ लॉट्स या लॉट साइज़। इसमें जैसे फार्मूला आपके सामने आ रहा होगा, हमें बेसिकली 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। जब भी हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास कुछ डाटा होता है। ये डाटा अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन 4 चीज़ों से निकलता है। जिसमें फर्स्ट जो चीज़ होती है हमारे पास वो होती है टोटल डिपॉजिट अमाउंट या जिसको हम टोटल लिक्विडेशन भी कह सकते हैं, जो हमारा अकाउंट साइज़ होता है। जैसे अगर एक ब्रोकर के अंदर $1000 डिपॉजिट करवाया तो आपका जो टोटल अकाउंट साइज़ है वो $1000 है। या अगर आपने किसी भी फर्म का $1,00,000 का अकाउंट लिया है तो आपके पास जो टोटल बैलेंस है वो 1,00,000 का है। दूसरी चीज़ इसमें आती है कि रिस्क पर ट्रेड, आपने उस ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है। आपने 1% लेना है, 2% लेना है, 3% लेना है, ये परसेंटेज में आता है। इन दोनों चीज़ों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो नीचे 2 चीज़ें इसके अलावा हमें चाहिए होती हैं वो होती है स्टॉप लॉस कैलकुलेशंस या स्टॉप लॉस डिस्टेंस या नंबर ऑफ़ पिप्स भी हम इसको कहते हैं। ये तीसरी चीज़ है। और जो चौथी चीज़ इसमें होती है वो होती है डॉलर वैल्यू पर पिप। पहले जो चीज़ सबसे थी वो मैंने आपको बता दी, वो होती है नेट लिक्विडेशन या हमारे पास टोटल डिपॉजिट अमाउंट। वो तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाती है, हमारा अकाउंट का जो साइज़ होता है हम उसी को रखते हैं। जैसे 1,00,000 का आपका अकाउंट है तो उसका आपका जो टोटल डिपॉजिट है यहाँ पर आप $1,00,000 लिखेंगे। अगर आपके 2 एसएल लग जाते हैं या 2 टीपी लग जाते हैं तो वो या 98,000 98,000 या आपका जो टोटल बैलेंस है वो 102 हो जाएगा। उस सूरत में भी हम अपना रिस्क जो ये यहाँ पर आपने अकाउंट साइज लिखना है या टोटल डिपॉजिट लिखना है वो 1,00,000 ही लिखना है, क्योंकि वो बहुत मिनिमम होता है। अगर आप उसको हर ट्रेड के ऊपर चेंज करेंगे तो आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, आपको उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हम उसको अगर 1,00,000 का है तो वो जब तक 90,000 पे नहीं जाता हम उसको 1,00,000 ही कंसिडर करते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है रिस्क पर ट्रेड। ये भी वो चीज़ होती है जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले या कैलकुलेशन से पहले पता होती है कि आपने अपना रिस्क कितना लेना है। 0.5 लेना है, 1% लेना है, 1.5% लेना है, 2% लेना है, जितना भी आपको रिस्क लेना है ये भी आप प्री डिफाइंड होती है, आपके सेटअप लेने से पहले ही आपको पता होता है। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है यहाँ पर वो स्टॉप लॉस कैलकुलेशंस होती हैं या नंबर ऑफ़ पिप्स जो उस सेटअप में इंक्लूड्स होती हैं, ये वो होती हैं। जैसे अभी हमारे पास एक सेटअप बनता है करेंसी में जीबीपी यूएसडी में, और यूएसडी की अभी जो प्राइस है वो है 1.2660। सेटअप बनता है बाय का और 10 पिप का। तो जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा वो होगा 1.2660 और जो हमारा एसएल पॉइंट होगा वो बिल्कुल विक के नीचे आएगा और वो होगा 1.2650। तो बेसिकली ये 10 पिप का सेटअप है। चौथी चीज़ जो इसमें चाहिए होती है हमें वो होती है डॉलर वैल्यू पर पिप, कि $1 वैल्यू पर पिप क्या होती है। अब इन 4 चीज़ों में से जो 3 चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे पास टोटल डिपॉजिट, परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड और डॉलर वैल्यू, जब हम एक ही अकाउंट पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो हर सेटअप के लिए ये 3 वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हर सेटअप में जो वेरी करता है वो होता है उसका एसएल। हमें ये एसएल देखना पड़ता है कि जो भी सेटअप हम ले रहे हैं या जो भी एंट्री ले रही हैं उसका जहाँ से एसएल है वहाँ तक का डिस्टेंस वो डिफरेंट होता है मोस्ट केसेस में। बाकी तीनों चीज़ें मोस्टली सेम होती हैं। जैसे अगर आपके पास एक अकाउंट है $1,00,000 का तो हर दफ़ा आपके पास जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट है वो 1,00,000 आएगी। अगर आप हर सेटअप 1% रिस्क पर ट्रेड पे लेते हैं तो वो भी 1% आएगा। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है डॉलर वैल्यू पर पिप, वो ये होती है कि हर करेंसी की $1 वैल्यू होती है, करेंसी टू करेंसी वेरी करती है। जीबीपी यूएसडी
यूरो यूएसडी, गोल्ड, एयूडी, एनजेडी, इन सब की डॉलर वैल्यू 10 होती है। अब जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे जीबीपी यूएसडी की, तो उसमें आप डॉलर वैल्यू 10 ही लिखेंगे, वो चेंज नहीं होती है। लेकिन हर पेयर की अपनी अपनी होती है, काफ़ी पेयर्स की सेम भी होती है। जैसे मैंने आपको बताया EUR USD, जीबीपी यूएसडी, इन दोनों की सेम है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। तो गोल्ड की 10 है तो ये थ्रू आउट 10 ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। गोल्ड की जब भी आप ट्रेड लेंगे तो उसकी डॉलर वैल्यू पर पिप 10 रहती है। जीबीपी यूएसडी की 10 होती है, यूरो की 10 होती है, सिल्वर की 50 होती है, ठीक है। तो इस तरह, और ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी इंस्टा कांस्टेंट हो, ये अनइवन भी होती है, 11 भी होती है, 7 भी होती है। तो जिस भी आप पेयर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसकी डॉलर वैल्यू पर पिप क्या है। अब जिस तरह ये फार्मूला देखें कंप्लीट हो गया, ऊपर हमने टोटल हमारा जो लिक्विडिटी थी या जिसको टोटल डिपॉजिट या नेट लिक्विडेशन कहते हैं वो हमें पता चल गई। उसके साथ हमें पता चल गया कि हमने रिस्क पर ट्रेड कितना लेना है, 1%। नीचे हमारा टोटल एसएल आ गया या नंबर ऑफ पिप जिसमें वो सेटअप है, जितना हमारा एसएल बनता है वो आ गया, और 60 डॉलर वैल्यू होगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ऊपर आपस में मल्टीप्लिकेशन, नीचे आपस में मल्टीप्लिकेशन, और फिर इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इस तरह ये नंबर ऑफ़ लॉट निकलती है। तो ये लॉट ये बता रही है कि अगर आप इतनी लॉट से आप मार्केट में बाई या सेल करेंगे और आपका इतना एसएल होगा तो आपको इतना प्रॉफिट और लॉस होगा। दैट्स इट। ये रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन होती है। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि हम अपना ब्रोकर अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, और अगर हमें अपना फंडेड अकाउंट परचेज़ करना हो तो वो कैसे परचेज़ करते हैं, और इसके बाद हम सीखेंगे कि मार्केट में कौन कौन से ऑर्डर हम प्लेस करते हैं और उनको कैसे प्लेस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिस भी ब्रोकर का आपने अकाउंट ओपन करना हो, आपके पास उसकी डिटेल होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज अगर आप कहते हैं कि मैंने एक्जी पे अकाउंट ओपन करवाना है, तो आप सिंपल एक्जी लिखेंगे, ये एक्जी का प्लेटफॉर्म आ जाएगा। अब तरीका तकरीबन सबका सेम होता है। आप फंडेड अकाउंट लेंगे तो सब फंडेड अकाउंट्स के जो मेथड होता है वो सेम होता है, मिलता जुलता होता है। और अगर आप ब्रोकर लेंगे तो सबका होता है, आपसे वो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगते हैं ब्रोकर जितने भी हैं, और जब आप उनको फिल कर लेते हैं आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, तो वो एक्टिव नहीं होता। एक्टिव करने के लिए या बहुत से फीचर्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी KYC वेरिफिकेशन करवानी होती है। बेसिकली जब भी आप ब्रोकर अकाउंट और अपना फंडेड अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें आपको 2 से 3 चीज़ें चाहिए होती हैं मोस्ट केसेस में। एक आपका आईडी होता है, वो आपका नेशनल आईडी भी हो सकता है, वो आपका पासपोर्ट भी हो सकता है। कुछ ब्रोकर और कुछ फंडेड फर्म्स जो हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन सब नहीं करती हैं। आईडी कार्ड और पासपोर्ट ये सब करती हैं, और आपके पास एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। जब आप अकाउंट ओपन करेंगे उसमें वो आपसे लाजमी आपका एड्रेस पूछेगा, तो वही एड्रेस आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस पे होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में मोस्टली हमारे पास बिल्स होते हैं, किसी भी चीज़ का जो बिल्स होता है हमारे पास, यूटिलिटी बिल्स जिसको हम कहते हैं, या आपके पास बैंक स्टेटमेंट होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें हमारा नाम और एड्रेस होता है, बिल मोस्टली हमारे अपने नाम पे नहीं होती हैं, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और हर ब्रोकर जब आपसे कोई भी चीज़ मांगेगा तो एक लिस्ट ऑफ सीरीज़ होगा कि वो क्या क्या एक्सेप्ट करता है। अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेप्ट करता हुआ तो उस लिस्ट में आएगा, तो आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि ब्रोकर ओपन कर रहे हैं, ब्रोकर अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, हमने देखा था सबसे पहले हम एक्जी में गए और एक्जी हमने ओपन किया, तो आपने सिर्फ इसके साथ कीप गोइंग करना होता है। आप पाकिस्तान लिखेंगे, यहाँ पर आप ईमेल लिखेंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, आप फ़ोन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आपके पास वो कुछ मज़ीद डिटेल पूछेगा, आप इसमें अपना पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे, एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी, आपका ईमेल वेरीफाई होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें जाते हैं, उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, तो 1 से 2 दिन में आपका ये ब्रोकर अकाउंट ओपन हो जाता है। याद रखिएगा कि ब्रोकर अकाउंट जिस वक्त आप ओपन करवाते हैं आपको उसी टाइम अपनी KYC देनी पड़ती है, यानी कि अपनी आईडी और अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता है। लेकिन अगर आप फंडेड अकाउंट लेते हैं तो उस वक्त आपको कोई डिटेल नहीं देनी पड़ती, आप अपनी KYC वेरिफिकेशन ये सब कुछ उस वक्त करवाते हैं कि जिस वक्त आप जो है अपना फंडेड अकाउंट ले रहे होते हैं। यानी कि आप दोनों फेस, अगर 2 फेस अकाउंट है तो जब दोनों फेसेस आप पास करेंगे तब, और अगर सिंगल फेस अकाउंट है या 3 फेस अकाउंट है तो जब वो फेसेस क्लियर होंगे और आपको वो फंडेड अकाउंट देने लगेंगे, तभी सब जो हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं वो KYC करवाती हैं। लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप फंडेड अकाउंट लें, जैसे लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं तो हम FTMO को ओपन कर लेते हैं, और अगर आप FTMO को ये देखें तो मैं जब स्टार्ट चैलेंज करूँगा
तो मुझे चैलेंज नहीं लेने देगा, वो पहले मुझे कहेगा कि आप साइन इन करें। अगर तो पहले आपका अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप यहाँ पर रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये फर्स्ट टाइम आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर आप जो भी एड्रेस डालते हैं, जो भी डिटेल डालते हैं ना, ये आपकी फ़िक्स होती है। अगर आपके नेम के अंदर वही स्पेलिंग आपने डालने हैं जो आपके आईडी कार्ड के अंदर है, ठीक है, एग्जैक्टली वही स्पेलिंग वही नाम होना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं अगर सेलेक्टली गलती हो तो वो आपकी केवाईसी भी नहीं करेंगे और आपका अकाउंट भी बैन कर देंगे। ब्रोकर इस मामले में थोड़ा सा जो है वो इजी होते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़, क्योंकि वो बिल्कुल स्टार्ट में कर लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपकी कोई गलत भी हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रोकर जो है वो उसको करेक्ट कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम्स नहीं मानती हैं। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक डाला हो, नेम, ईमेल, जितनी भी चीज़ें हैं ये आपने बिल्कुल करेक्ट डाली हो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें अगर कोई भी मसला होता है तो वो आपके अकाउंट आपका या आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल केवाईसी आपकी वो हो सकती है, बैन हो सकती है। देखें अब FTMO है, ये आपसे ये सारी चीज़ें मांग रहा है, ये बस इतनी सी चीज़ें मांगेगा, आपसे एक पासवर्ड रखने का कहेगा, आपकी ईमेल वेरिफिकेशन करेगा और ओपन हो जाएगा। इसी तरह सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ये आपसे आईडी वगैरह तब मांगेगा जब आप फंडेड अकाउंट पे जाएंगे, लेकिन अगर हम ब्रोकर में जाएं तो ब्रोकर स्टार्ट में ही सारी चीज़ें आपसे मांग लेता है और फिर आप इस पर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दे दिया आपकी प्रॉब्लम्स का और आपके ब्रोकर्स का। अब ये देखें, जैसे ये मेरा एक ब्रोकर है, इसके ऊपर मेरा अकाउंट ओपन भी है, मैं इसमें ट्रेडिंग भी करता रहूँ, ठीक है। तो ये देखें मेरा अकाउंट ओपन हो गया और इसमें सारी मेरी डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो ये पोर्टल इधर से होता है और आप इसमें अपने डिटेल्स इंटर करके तो अपने पोर्टल में आप यहाँ से डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको वो कुछ बहुत सारी चीज़ें दे रहता है, यहाँ से आप ऑप्शन जाते हैं, आप प्रोफाइल में जाते हैं, आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो आपने अपलोड करनी होती है वो यहाँ पर आती हैं, ठीक है। ब्रोकर इजी टू यूज़ होते हैं। ब्रोकर्स आप जब भी अकाउंट बनाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे BD स्विस है, ये आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं, आपका नंबर पे कॉल भी कर लेंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे नंबर दिया होगा। तो जितनी भी इसने जो भी आपको सेशन चाहिए होती है वो आपको ये मिल जाती है। प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं करती हैं, प्रॉब्लम्स में आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको खुद जाना पड़ता है, वो आपको रीच नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस होता है। अब चलते हैं आज आगे। और मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि मार्केट किस तरह मूव होती है, और MT4 के चार्ट्स मैंने आपको चला के दिखाए थे। मैंने आपको बताया था कि सी ट्रेडर होता है हमारे पास, ट्रेडिंग व्यू होता है, MT4 MT5 होता है। तो आज हम वो सारी चीज़ें दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप वो वीडियो दोबारा जाके देख सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो चीज़ उस दिन मैंने स्किप की थी वो था ऑर्डर एग्जीक्यूशन, वो आज हम करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, उससे पहले रिस्क मैनेजमेंट बताने से पहले ऑर्डर एग्जीक्यूशन बताना ठीक नहीं था, क्योंकि फिर आप ऑर्डर एग्जीक्यूट करते आपको रिस्क मैनेजमेंट का पता ना होता तो वो फिर बैड हैबिट्स डेवलप हो जाती हैं। तो अब मैंने रिस्क मैनेजमेंट बता दिया, आपने रिस्क मैनेज करना अपना, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रिस्क मैनेज करते हुए आपने ट्रेड कैसे लगानी है। तो ये हमारे पास MT4 का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी आप जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है वो कर सकते हैं। जितनी आपने लॉट लगानी है बाय सेल, ये 1 क्लिक होता है। इसमें हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे मैं न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास वो करेंसी दे रहा है, जो भी आपने करेंसी लिस्ट ऐड की हुई है वो दे रहे हैं। ये आपके पास लॉट साइज़ है, वॉल्यूम का मतलब ये 1.00 का मतलब है एक लॉट, 0.10 का मतलब है कि 0.10 लॉट, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पर इसको बाय कर देता हूँ ना, अभी मेरे पास डेमो अकाउंट है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ये देखिए ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, ये देखिए एक लॉट से मैंने बाई किया था, ये ऑर्डर नंबर आ गया, यहाँ से मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ हुआ है, वो मार्केट मुझे बता रही है, ठीक है जी। अगर आपने देखना हो कि आपका ऑर्डर किधर है तो Ctrl+T आप प्रेस करते हैं, ये नीचे ट्रेड में जाते हैं और ये देखें ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। ये वही अकाउंट है जो लास्ट टाइम मैंने आपके सामने बनाया था। तो ये देख लें कि इसमें वो आपको सारी डिटेल बता रहा है, आपका ऑर्डर नंबर बता रहा है, यही ऑर्डर नंबर जो इधर है, ताकि अगर आपके मल्टीपल ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो आपको पता हो कि आपका कौन सा ऑर्डर मार्केट में कहाँ पे शो हो रहा है। तो ये टाइम था, ओपनिंग टाइम, टाइप, साइज़, सिंबल, प्राइस, ये सब कुछ बताता है, ठीक है। TPSL मैंने आपको जैसे बताया था, SL वो होता है कि जो हमारा नंबर ऑफ़ पिप्स होता है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी सेटअप हो तो उसका जो SL आता है, जैसे हमारे पास अगर ये सेटअप है तो हमारा अगर आपने SL इधर टॉप पे रखना है तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 1.27495। तो आप यहाँ पर इसको डबल क्लिक करेंगे
और अपना SL सेट कर देंगे। और अगर आपने 1:1 की ट्रेड लेनी है तो जितना पिप आपका SL होता है मार्केट एग्जीक्यूशन पॉइंट से, जहाँ से आपकी ट्रेड ओपन होती है, उतना ही आप TP भी रखते हैं। तो ये था कि आप इंस्टेंट ऑर्डर जैसे लगाते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर मैंने दोबारा ओपन किया तो जहाँ से ही मैं बाय या सेल करूँगा तो मार्केट में मेरा ऑर्डर फ़ौरन प्लेस हो जाएगा। इसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो होती हैं पेंडिंग ऑर्डर्स, या जिसको हम लिमिट्स या स्टॉप भी कहते हैं, स्टॉप लिमिट्स। ठीक है, लिमिट का मतलब ये होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, बाय लिमिट। बाय लिमिट का मतलब ये है कि जहां पर मार्केट जा रही है, अब बाय लिमिट का जब आप ऑर्डर लगाते हो ना तो उसके साथ आप एक प्राइस देते हो। इसका मतलब ये है कि आप अभी नहीं खोलना चाहते। लिमिट का मतलब ये होता है कि जो करंट मार्केट पोजीशन होती है, जो प्राइस होती है, उससे नीचे। मिसाल के तौर पे अभी मेरी जो ट्रेड ओपन हुई है वो देखें, वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, वो हमने देखा था, जैसे आपको नीचे भी नज़र आ रहा होगा, ये प्राइस है 1.2695। अब मैं कहता हूँ कि मैं 95 से मेरा ऑर्डर ओपन ना हो, मेरा ऑर्डर ओपन हो जब इसके बाद मार्केट नीचे जाए और 90 पे हो मार्केट, यानी कि 2690 पे मेरी मार्केट हो, तो तब मेरा ऑर्डर जो है वो ओपन हो बाय का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ऑर्डर एग्जीक्यूशन में नहीं जाऊँगा, मैं पेंडिंग ऑर्डर्स में जाऊँगा, बाय लिमिट लगूँगा, क्योंकि मेरी जो प्राइस है वो करंट प्राइस से नीचे है, तो मैं बाय लिमिट लगाऊंगा। अगर मैं ये कहता कि यहाँ पर नहीं, मेरा 2700 से मेरा ट्रेड ओपन हो, जो करंट मार्केट है इससे ऊपर अगर मैंने कहीं पे अपना ऑर्डर रखना है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है। पेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अभी ट्रेड ओपन ना हो, जिस पॉइंट के ऊपर जो है ना, जो मैंने पॉइंट दिया, जो मैंने प्राइस दिया, जब उस पर मार्केट जाए तो तब मेरी ट्रेड ओपन हो। तो देखें, अगर हमने नीचे रखना था तो मैंने आपको क्या बताया कि लेट्स सपोज अभी हमारा ये हुआ है 95 से और अभी मार्केट जा रही है 88 से। तो 88 से अगर मैंने नीचे रखना है, जो करंट मार्केट जा रही है, जहाँ से ट्रेड ओपन नहीं हुई, जो अभी मार्केट जा रही है, उससे अगर मैंने नीचे रखना है, तो मैं रखता हूँ यहाँ पर 80। तो ये देखें, मैंने जब इसको प्लेस किया तो ये देखें, ये मेरा ऑर्डर उसने यहाँ पर 80 में बाय लिमिट लगा दी। अगर मैं कहता कि नहीं, ये जो 95 है इससे ऊपर मेरा ऑर्डर हो, यानी कि मार्केट जब इधर 700 पे 2700 पे चली जाए यहाँ पर, तो तब मेरा ऑर्डर प्लेस हो, तो मैं क्या करता, मैं इधर जाता, पेंडिंग ऑर्डर में जाता, बाय लिमिट की जगह मैं बाय स्टॉप लगाता। अब अगर मैं यहाँ पर इसको 80 बताऊँगा भी ना, तो वो 80 पे मेरा ऑर्डर नहीं प्लेस करेगा, मैं उसको कहूँगा कि आप मेरा ऑर्डर 90 पे प्लेस करें। ठीक है, बाय स्टॉप। देखिए, अब वो करंट पोजीशन से, जहाँ से मेरी ट्रेड ओपन थी वहाँ से ऊपर था, तो फिर यहाँ पर वो ट्रेड हो गया। अब देखें, वो क्योंकि करंट प्राइस से ऊपर था इसलिए वो बाय स्टॉप है, और अगर उस प्राइस से नीचे होता तो वो बाय लिमिट होता। इसी के इन्वर्स होता है हमारा क्या, सेल। अगर आपने अभी जिधर मार्केट जिस पोजीशन पे चल रही है, अगर आपने उससे ऊपर जाके आपने सेल का ऑर्डर लगाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल लिमिट लगाएंगे, क्योंकि वो करंट प्राइस से ज़्यादा प्राइस है। और अगर आपने उससे कम पे लगाना है, मतलब मार्केट मज़ीद सेल का ऑर्डर करंट मार्केट से ज़्यादा नीचे जाए, तो वो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, आप सेल स्टॉप लगाएंगे। जैसे ये देखें, मैं यहाँ पर जाता हूँ, पेंडिंग ऑर्डर जाता हूँ, सेल स्टॉप लगाता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसको लेट्स सपोज 70 कह देता हूँ। तो मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा तो ये देखें, वो इतनी नीचे आकर लग गई है। ठीक है, तो सेल स्टॉप करंट मार्केट से नीचे होता है और बाय स्टॉप करंट मार्केट से ऊपर होता है, जहाँ पर आप ऑर्डर प्लेस करना चाह रहे हैं उससे ऊपर होता है। और बाय में इसी तरह इन्वर्स होता है, बाय लिमिट करंट प्राइस से नीचे होती है और बाय स्टॉप जो है वो करंट प्राइस से ऊपर होता है। तो ये मैंने आपको कुछ टाइप्स बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी। यहाँ से अगर आपने ट्रेड क्लोज करनी है तो वन टिप के ऊपर आप, वन क्लिप के ऊपर अपने ट्रेड क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऑर्डर टाइप्स थी आपको बता दी, और यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर जो थे हम वहाँ से वो भी डिलीट कर देते हैं। तो देखें, सब कुछ बंद हो गया, वो एग्जीक्यूट होने से बंद ही हो गया। तो अगर बंद ना करता मैं, तो मार्केट नीचे जाती, तो मेरे जो नीचे के ऑर्डर्स थे, सेल के ऑर्डर्स थे, वो एक्टिवेट हो जाते। इसके बाद मैं इसका आपको मोबाइल पे भी ओवरव्यू दूंगा कि मोबाइल के ऊपर आप यही सेम ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हैं। ओपनिंग, अकाउंट ओपनिंग का तरीका मोबाइल पे और लैपटॉप पे सेम होता है, लेकिन क्योंकि मोबाइल में MT4 MT5 थोड़ा डिफरेंट होता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसमें भी आपको अच्छे तरीके से समझाऊं कि आप डिफरेंट ऑर्डर्स मोबाइल के ऊपर, अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उस पर कैसे प्लेस कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं जी अपने मोबाइल इंटरफेस की तरफ। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं, आपने उनको ये कहते हुए सुना होगा कि ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप ज़रूरी होता है या मोबाइल ज़रूरी होता है, मतलब कोई एक स्पेसिफिक चीज़, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ट्रेडिंग मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं,
आप ट्रेडिंग लैपटॉप के ऊपर या पीसी के ऊपर भी कर सकते हैं। पीसी के ऊपर फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने मल्टीपल चार्ट्स खोलने हैं तो एट ए टाइम आपके पास ओपन होते हैं। मोबाइल में थोड़ा सा ये इशू होता है कि आपको वो मैनुअली ओपन करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों से ट्रेडिंग हो जाती है और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। जो आपकी ईजीनेस हो जिस चीज़ में, उस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था मोबाइल में भी कि हम अपना जो न्यू अकाउंट है वो कैसे ओपन करते हैं अगर हमने डेमो अकाउंट बनाना है। अगर आपने ब्रोकर अकाउंट ओपन करना है या प्रोफर्म का कोई अकाउंट परचेज़ करना है तो उसका भी सेम तरीका होता है। जो लैपटॉप वाला होता है उसी तरह मोबाइल के ऊपर होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रोकर अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें अपनी केवाईसी, अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट में ही करवाने पड़ती हैं, लेकिन प्रोफर्म में ऐसा नहीं होता। प्रोफर्म में हम तब करवाते हैं कि जिस वक्त हमारा जो है वो अकाउंट दोनों फेसेस, या फ़ेज़ 1 का अगर 1 फेस अकाउंट है तो वो पहला फ़ेज़, या 3 फेस अकाउंट है तो तीनों फेज़ जब पास होते हैं, या आपको फंडेड अकाउंट मिलना होता है एक्चुअल अकाउंट, उससे पहले आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। तो जिस तरह मैंने अभी आपको लैपटॉप के ऊपर बताया था कि ऑर्डर वगैरह कैसे प्लेस करते हैं, सेम यही तरीका होता है हमारा मोबाइल के ऊपर भी। मैंने आपको बताया था जिस तरह कि ये सबसे नीचे जो 2 एरोज़ आ रहे होते हैं, इसमें हमारे सारे जो है वो मार्केट आ रही होती है। इसमें हमारे पास चार्ट्स आ रहे होते हैं और इसमें हमारे पास रनिंग ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। अगर आपने कोई भी नया ऑर्डर प्लेस करना है, जैसे आपने जीबीपी पे करना है, तो आप इसको यहाँ से जीबीपी को स्वैप लेफ़्ट करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। अगर जीबीपी पे प्रेस करके इसको चार्ट ओपन करेंगे तब भी हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपने डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करना है तो वो भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे अभी मैं बीटीसी में लगा के दिखाता हूँ, इसमें करेंसीज भी आ रही होती हैं, गोल्ड वगैरह भी आ रहा होता है और क्रिप्टो भी आ रही होती है, ठीक है। जैसे सेम और सबका सेम होता है, इसमें कोई इशू नहीं होता। इशू होता है वो लॉट साइज़ का और डॉलर वैल्यू का, जो कि मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूँ कि वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, न्यू ऑर्डर के ऊपर जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं अपना लॉट साइज़ लिखूँगा जो भी मैंने कैलकुलेशन की होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाय कर दूँगा। तो सिंपली ये देखें, ये तीसरे चार्ट के ऊपर मेरा ये ऑर्डर प्लेस हो गया। अगर मैं सेम ऑर्डर एक और लगाता हूँ, एक और बाय करता हूँ, तो ये देखें उतनी लॉट से 2 ऑर्डर ओपन हो गए। अगर अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये सबसे पहले मुझे बता रहा है कि जिधर ये बीटीसी लिखा हुआ है, बीटीसी के बिल्कुल नीचे ये देखें, ये इस जगह पे ये मुझे बता रहा है कि मेरी ट्रेड कहाँ से ओपन हुई। ये बता रहा है कि अभी प्राइस क्या है। अगर मैंने कोई टीपीएसएल लगाया होगा तो वो यहाँ से लगेगा। स्वैप अगर कोई कट रहा होगा, ये जो कमीशन होगा वो यहाँ से कटेगा। कमीशन अभी क्योंकि ये डेमो अकाउंट है इसलिए इसमें कमीशन नहीं कट रहा। अगर मैंने इसमें टीपीएसएल प्लेस करनी है या इस ऑर्डर को क्लोज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली प्रेस करके रखूँगा। ये देखें क्लोज़ ऑर्डर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं क्लोज़ करूँगा तो मेरी ट्रेड बंद हो जाएगी। यहाँ से अगर मैं इसको मॉडिफाई करना है या टीपीएसएल लगानी है जिसमें मैंने, तो वो यहाँ से ऐसे लगेंगे। हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर ये एसएल होता है और राइट साइड के ऊपर हमारा ये टीपी होता है। क्योंकि बाई की ट्रेड है इसलिए टीपी हमेशा ऊपर लगेगा। जैसे अभी 15 है तो अभी ये चली गई है 35, तो मैं अगर इसको लगा लेता हूँ 50, और यहाँ पर मैं अगर इसको लगा लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं इसको लगा लेता हूँ 900 पे, ठीक है। तो मैं मॉडिफाई करता हूँ तो ये देखिए मेरा टीपी ऐसा लग गया। अगर मैं चार्ट में जाऊँगा तो ये मुझे एक्चुअल में बता भी रहा होगा। बीटीसी का चार्ट ओपन करूँ तो बेसिकली ये देख लें, मुझे बता भी रहा है कि मेरी ट्रेड कहाँ से ओपन हुई है। ये ग्रीन वाली लाइन ऊपर टीपी है और नीचे एसएल लगा हुआ है। जब इसको हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। एक और चीज़ जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप इसमें पार्शियल भी क्लोजिंग कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज 0.01 तो अभी सबसे छोटा है ना। लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लगाता हूँ, इसको बाय करता हूँ एक लॉट से, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरी लॉट बड़ी लग गई है, ये मैंने आधी ट्रेड अपनी क्लोज़ करनी है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप एक ट्रेड बंद करेंगे और 0.50 की दोबारा ओपन करेंगे। आपने बढ़ानी है तो वो आपको अलग से बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ से दोबारा ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। अगर आपने 0.5 मज़ीद बढ़ानी है तो यहाँ से 0.5 आपको मज़ीद ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन अभी देखें, जैसे वो TPSL जो मैंने जिस ट्रेड का लगाया था वो ट्रेड का TPSL SL हिट हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे देखिए रेड कलर की एक बार सी बनी आ रही है ना BTC के बीच, इसका मतलब है इसका SL हिट हुआ है। तो ये देख लें जो SL हिट हुआ वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि 18, क्योंकि आपका 98 पे SL था, आपने 900 पे रखा होता तो थोड़ा सा जो है ना वो ऊपर नीचे इसको कर देता है। इसको जिस तरह सर्वकाश ने आपको बताया था कि आस्क और बिड का जो डिफरेंस होता है, जो स्प्रेड होता है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसा लग जाता है। जो चीज़ मैं अभी आपको बता रहा था वो ये थी कि अगर आपने आधी लॉट क्लोज करनी है, जैसे आपने 1.00 की एक ट्रेड लगाई हुई है, ओपन की हुई है बाई की, और अगर आपने उसको हाफ क्लोज करना है तो आप सिंपली क्लोज ऑर्डर पे जाएंगे और ऊपर से यहाँ पर जितनी आपने क्लोज करनी है, जितनी लॉट आपने क्लोज करनी है आप उतनी लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये देखें वो 1 की जगह सिर्फ 0.5 लॉट वो रह गई है, ठीक है।
और ये देखें यहाँ पर ये मैंने प्रॉफिट में क्लोज़ किया। तो ये तरीका होता है। इसी तरह कल मैंने आपको बताया था सेल स्टॉप का और बाय स्टॉप का भी, वो भी सेम इसी तरह लगता है कि उसके पीछे की जो थिंकिंग, जो परफॉर्मेंस होती है वो सेम होती है, जो उसके पीछे की रीजनिंग होती है और जो उसका फंक्शन होता है वो सेम होता है। सिर्फ इसमें यह है कि यहाँ से आप, ये मार्केट एग्जीक्यूशन है लाइव ऑर्डर्स के लिए, यहाँ पर आपने बाय लिमिट लगानी है। तो जिस तरह मैंने आपको कल बताया था, आप सबसे पहले अपनी प्राइस को सेट करेंगे। अगर मैं यहाँ पर देखें, अभी मार्केट चल रही है 50 पे, अगर मैं ये कहता हूँ कि 660 पे हो, करंट प्राइस से ऊपर हो, तो ये यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। और ये देखें अभी ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये बता रहा है कि अभी मार्केट वहाँ पर पहुँची नहीं है। तो जैसे ही मार्केट वहाँ पर पहुँचेगी, ऊपर 60 पे पहुँचेगी, तो मेरी लिमिट हो जाएगी। अगर इसी तरह मैंने करंट मार्केट से नीचे अपनी लिमिट लगानी है, तो वो लिमिट नहीं लगेगी, वो फिर बाय स्टॉप होगा कि मार्केट उस पॉइंट से जिधर अभी है उससे इतने पॉइंट नीचे जाए, ये प्राइस होगी। यहाँ पर अगर हम बाय लिमिट लगाते हैं, तो मैं अगर इसको कहता हूँ कि अभी प्राइस ये कह रहा है कि 946 है, तो मैं इसको कहता हूँ आप 97,000 पे जाएं, तो क्या होगा, ये नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिमिट हमेशा बाय लिमिट नीचे आएगी। तो मैं इसको बोलूँगा कि आप 969,610, यानी कि अभी ये 46 पे चल रही है और 70 पे है, तो इससे ये देखें नीचे आ गया। अगर अभी बिल्कुल नीचे देखें तो 96910 यहाँ पर लेफ्ट साइड पे प्राइस लिखा आ रहा है और यहाँ पर आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसको नीचे लगाएं। तो लिमिट का मतलब ये था कि करंट प्राइस से अगर बाई की लिमिट लगा रही है तो वो नीचे आएगी। और अगर मैं ये कहता हूँ कि इससे ऊपर जाए मार्केट, अगर 97 पे मुझे लग रहा है कि 97 तक अगर मार्केट गई, तो फिर मार्केट बाई साइड पर ही जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपल इसको बोलूँगा कि जितनी भी लॉट मैंने लगानी है अपना रिस्क को मैनेज करके, उसके साथ मैं इसको बोलूँगा कि जब मार्केट 97,000 पे जाए तो फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। ठीक है, अब ये देखें पहुंच गया, इसलिए नहीं लग रही कि वो ऑलरेडी पहुंच गया। तो हम इसको कहते हैं कि 7050 अगर इस पे जाए तो फिर हमारा ऑर्डर बाय का एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये देखें ये बाय स्टॉप हो गया। तो बाय स्टॉप वो किधर लगा है, वो इधर ऊपर लगा है। मैंने उसको बता दिया कि करंट प्राइस से जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए और 97050 पे जाए तो मेरा बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बाय स्टॉप लगाया। लेकिन अगर वो प्राइस नीचे है तो वो बाय लिमिट आएगी। इसी तरह सेल का भी यही हिसाब होता है, लेकिन वो इससे इन्वर्स हो जाता है। जैसे अगर अभी हम यहाँ पर देखें तो सेल स्टॉप अगर मैं लगाता हूँ, तो सेल स्टॉप में क्या होगा, पर जो प्राइस है वो मुझे कम रखनी पड़ेगी। ये देखें अब वो किधर है, अभी 97 पे है, तो मैंने 96,900 यानी कि 100 पे उसको कम कर दिया, करंट प्राइस से नीचे कर दिया, तो तब ये लग रही है। अगर करंट प्राइस है वो ऊपर होती, ये उल्टा है बाय स्टॉप और बाय लिमिट से। बाय लिमिट में हम ये कर रहे होते हैं कि हम ऊपर जा रहे होते हैं, लिमिट में हम, बाय लिमिट में हम करंट प्राइस से नीचे लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सेल में जाएंगे तो सेल में आप सेल लिमिट करंट प्राइस से ऊपर लगाएंगे। जैसे अभी है 96,999, तो मैं यहाँ पर अगर 97,050 रखूँगा तो तब वो प्लेस होगी। अब हमने बाय में ये देखा था कि बाय में लिमिट नीचे लगती है, लेकिन सेल में लिमिट करंट प्राइस से ऊपर लगती है। और इसी तरह बाय में जो बाय स्टॉप था वो ऊपर लगता था, लेकिन सेल में जो सेल स्टॉप है वो करंट प्राइस से नीचे लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो इसी तरह की हमारे 3 ऑर्डर से मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर प्लेस कैसे होते हैं, ऑर्डर क्लोज कैसे होते हैं। ये देखें ये मैंने ऑर्डर क्लोज कर दिया है। मैं हिस्ट्री में जाऊंगा और हिस्ट्री में वो मुझे सारा कुछ बता रहा होगा जितने दिन की आपने हिस्ट्री देखनी है। अगर आपने सिर्फ 2 दिन की देखनी है तो आप कस्टम पीरियड में जाएंगे और लास्ट 2 दिन जो भी आपने सेलेक्ट करने हैं वो सिलेक्ट करेंगे, तो उसमें आपके पास ये हिस्ट्री सारी आ जाएगी। तो ये कुछ इंटरफेस था और यूजेस था। सेम ऐसे ही MT5 में भी होता है और हम MT5 में भी इसी तरह की ट्रेडिंग करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।